एक आइस क्यूब की कीमत 2 मिलियन है। पूरी दुनिया इसे मांगने के लिए दौड़ रही है। दूल्हे की तरफ से शादी के तोहफे में डॉग लेग सॉसेज का एक दाना दिया जा रहा है। वाइव्स शादी करने के लिए और भी ज्यादा बेताब हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं बेचता, क्योंकि ग्लोबल हाई टेम्परेचर्स का अंत आने वाला है। ये सामग्रियां बहुत स्केर्स हैं। बहुत से लोग या तो मारे जा चुके हैं या फिर धूप से झुलस कर मर रहे हैं। कुछ ही समय में आइस क्यूब्स एक ग्लोबल ट्रेजर बन जाएंगे, और हमारे देश का सामान और आइस क्यूब्स इतने हैं कि सदियों तक चल सकते हैं। अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर देखा तो पता चला कि वो गॉडेस वापस आ गई थी, लेकिन अगले ही सेकंड उसके पीछे से एक येलो हेयर वाला लड़का भी दौड़ता हुआ आया। बिना एक शब्द बोले उसने मुझ पर 2 बार चाकू से वार कर दिया। फिर उन्होंने मेरी सारी सप्लाईज छीन ली। उन दोनों ने न केवल मेरा मजाक उड़ाया कि मैं एक बेवकूफ हूं, बल्कि उन्होंने मुझे इंसान समझा ही नहीं। इसी तरह अंतहीन पछतावे के साथ मैं दुख और गुस्से में मर गया। जब आंख खुली तो पाया कि अपोकलिप्स शुरू होने से 1 महीने पहले मेरा पुनर्जन्म हो चुका था। पिछले जीवन के सबक भूलने वाले नहीं हैं। अगर इस बार पहले से तैयारी नहीं की तो मैं इस कयामत के दिनों में जीवित नहीं रह पाऊंगा। अपोकलिप्स में सबसे कीमती क्या है? जाहिर है, सप्लाईज। पिछले जीवन में मैंने अपना अधिकांश समय सामान लूटने में बिताया था। इस बार हमें देश के साथ कदम से कदम मिलाना होगा। मैं तुरंत सुपरमार्केट की तरफ भागा और अपने ओवरऑल्स पहन लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस ठंडे चेहरे के साथ मुझसे कहेगा, 2.5 मिनट लेट होने के लिए तुम्हारी 1 साल की सैलरी काटी जाती है। मैंने इसे बिल्कुल दिल पर नहीं लिया। तुम अपनी कटौती करो, मैं अपना काम करता हूं, और अब मुझ पर कोई बोझ नहीं है। पिछली जनरेशन जब आई थी तो बॉस पैसे लेकर भाग गया था। मेरी पूरे साल की सैलरी बर्बाद हो गई थी। अब इसे एक मॉरल कॉम्पनसेशन यानी नैतिक मुआवजा माना जा सकता है। मेरा दिमाग घुमा। मैंने अपने पास मौजूद छोटे से स्पेस को एक्सपैंड कर दिया। बस एक नज़र देखते ही पूरे वेयरहाउस का सारा सामान कलेक्ट हो गया। ये एबिलिटी पुनर्जन्म के बाद जागी है। ये स्पेस 100 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। मैं अपनी इच्छा के अनुसार चीजें कलेक्ट कर सकता हूं। इसके अंदर समय रुका हुआ है, इसलिए कोई भी चीज हमेशा फ्रेश रह सकती है। मैंने पृथ्वी की 2 मीठे पानी की झीलें खाली कर दी हैं। आपको पता होना चाहिए कि आखिरी दिनों में इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट भी टॉप ब्यूटी माना जाता है। स्वाद की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं अपनी बचाई हुई चीजों के खराब होने से कभी नहीं डरता। स्पेस में सामान के पहाड़ों को देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। आखिरकार मुझे पिछले जीवन की तरह राख नहीं चाटनी पड़ेगी। इसके बाद मैं जानबूझकर एक खाली वेयरहाउस में रुका और बॉस के आने का इंतजार करने लगा। मैंने उसे खुली आंखों से दंग रह जाते देखा। मेरे दिल की भड़ास आखिरकार निकल गई। फिर एक स्पेस जंप हुआ और मैंने चुपचाप वेयरहाउस छोड़ दिया। ये ट्रिक वाकई बहुत काम की है। मैं अपनी मर्जी से 100 मीटर के दायरे में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूं। सामान खरीदना तो दूर की बात है, अगर कोई म्यूटेंट बीस्ट भी सामने आ जाए तो भी आसानी से निकला जा सकता है। सामान की खरीदारी पूरी होने के बाद मैं घर जाने की सोच रहा था कि अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर पहली नजर पड़ते ही मूड बिल्कुल खराब हो गया। वो लिनियानी थी। फोन कनेक्ट होते ही मैंने उस औरत को चिल्लाते हुए सुना, तुम असल में गायब होने का नाटक कर रहे हो। तुमने घर भी बेचने के लिए लगा दिया। तुम गरीब कंगाल, अगर तुम घर बेच दोगे तो कौन सी औरत तुम्हारे साथ रहना चाहेगी? एक मर्द के तौर पर तुम्हारी जिम्मेदारी कहां है? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे घर के पीछे नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा एक एटीट्यूड हो। अगर तुम घर मेरे नाम ट्रांसफर नहीं करोगे तो मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहां से मिलेगी? मैं तुम्हारा घर चाहती हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लिनियानी अपनी ब्रेन वॉशिंग जारी रखना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे ठंडे लहजे में बीच में ही रोक दिया। क्या यह खत्म हो गया है? सच में तुम एक पागल मेंढक की तरह हो, जो पैर पर चढ़ जाता है, काटता तो नहीं लेकिन घिनौना लगता है। इतना कहकर मैंने सीधे उस औरत का फोन काट दिया। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। पिछले जीवन में वो आखिरी 2.5 साल तक जिंदा रही। अगर मैंने उसे पालने के लिए जान जोखिम में डालकर सप्लाईज न ढूंढी होती तो वो बहुत पहले मर चुकी होती। नतीजा ये हुआ कि उसने न केवल कोई आभार नहीं माना, बल्कि मुझे एक लिकिंग डॉग यानी गलिबल पार्टनर की तरह ट्रीट किया। अंत में उसने उस येलो हेयर वाले के साथ हाथ मिला लिया और उन दोनों के सामने मुझे पीट पीट कर मार दिया गया। पिछले जीवन में अपने बारे में सोचकर लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने इस तरह की ग्रीन टी यानी चालाक औरत पर भरोसा किया। खैर, अब पासा पलट चुका है। मैं तुम्हें इस जीवन में इतनी आसानी से मरने ही दूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया है उसका भुगतान तुम्हें 100 गुना धीरे धीरे करना होगा। जब मैं शांत हुआ तो मुझे समझ आया कि अकेले ये चीजें काफी नहीं है। बाकी बची सप्लाईज अभी भी पैसों से खरीदनी होंगी। इसलिए मैंने रियल एस्टेट एजेंट से कॉन्टैक्ट किया। इसका मतलब था कि घर को आधी कीमत पर भी बेचा जा सकता है, बशर्ते कैश तुरंत मिले। इसके तुरंत बाद मुझे टैक्सी लेकर मिडिल डोर तक जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कार से उतरते ही मेरी भिड़ंत लिनियानी से हो गई, जो पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रही थी। वो अपने उस येलो हेयर वाले के साथ थी। उसने कहा, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितनी देर इंतजार करवाया? सालों तक जिस गॉडेस के पीछे मैं भागता था उसकी तरफ देखकर मैंने अपनी पलकें उठाने की जहमत तक नहीं की। कुत्ता कभी रास्ते में नहीं खड़ा होता। येलो हेयर वाले लड़के ने तुरंत छलांग लगाई। तुम्हें घर बेचने की इजाजत किसने दी? हमारे घर को छूने की हिम्मत भी मत करना। मानो या ना मानो, मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। मैं बकवास करने के मूड में नहीं था। मैंने सीधे आगे बढ़कर एक पंच मारा और फिर उसका गला दबा दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों से महरूम कर दूंगा।
छोटे येलो हेयर को पिटता देख लिनियानी ने मेरे कपड़े पकड़ लिए और चिल्लाने लगी, मार डाला, मार डाला। मैंने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अगर मरना है तो साथ में मरने की दुआ करो। लिनियानी को थप्पड़ लगा और वो कई कदम पीछे जा गिरी। उसने अपना चेहरा ढांक लिया और डर के मारे मुझे घूरने लगी। उसे अपने सामने खड़ा ये इंसान बिल्कुल अजनबी लग रहा था। मैंने अपने हाथ में मरनासन ने येलो हेयर की तरफ देखा और मुस्कुराया। चिंता मत करो, तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। हाथ ढीला होते ही येलो हेयर दूर लुढ़क गया और भाग खड़ा हुआ, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लिनियानी इस समय होश में आई और उसने फिर से अपनी अजीब बातें शुरू कर दी। तुम मेरे करीब आओ, मैं अभी सच में नाराज नहीं हूं। जल्दी से घुटनों पर बैठ जाओ, वरना तुम इस जीवन में मुझसे शादी करने के बारे में सोचना भी मत। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर तुमने फिर से भौंकना शुरू किया तो इस जीवन में इस मुंह से दोबारा बात करने के बारे में सोचना भी मत। दोनों इतने डर गए कि कांपने लगे और मुड़कर भाग गए। जाते जाते एक घिसा पिटा डायलॉग छोड़ गए, तुम मेरा इंतजार करना, हम वापस आएंगे। मैं मुड़ा और एजेंसी के अंदर चला गया। अंदर मैनेजर ली एक पुरानी लोमड़ी जैसी मुस्कान के साथ बहुत अटेंटिवली बैठा था। क्या लगता है ये काम करेगा? मैंने ये घर प्राइवेटली खरीदा है। बेशक वो चालाक था। इस घर की मार्केट प्राइस 100 रुपए से ज्यादा है। इस घर की मार्केट प्राइस 100 से ज्यादा है और मैं बेवकूफ इसे सिर्फ 100 में बेच रहा हूं। जब वो इसे आगे बेचेगा तो वो लाखों डॉलर कमा सकता है। मैं उसका गणित कैसे नहीं समझता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि पूरा अमाउंट आज ही मिल जाए। जैसे भी हो, मैनेजर ली ने तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रखा था। आपने साइन किया और मैं तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। औपचारिकताएं पूरी हो गईं और कार्ड में 700 रुपए भी आ गए। लेकिन डूम्सडे के रिजर्व के लिए यह पैसा अभी भी काफी नहीं था। इस दुख की घड़ी में अचानक मुझे एक आइडिया आया। एक तरीका है जहां पैसा सबसे तेजी से आता है। मुझे एक लेंडिंग कंपनी ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। इत्तेफाक से लोन देने वाला असल में एक पुराना परिचित निकला, हुआंग माओ का भाई सुनियांग। उसने अपना मुंह खोला और कीमत कम कर दी। तुम्हारे घर की कीमत अधिकतम 500 युआन है और घर के कागजात मेरे पास दबाकर रखने होंगे। मैं सीधे 10 साल के पार्टनर्स के सामने शोडाउन करने जा रहा हूं। मुझे ये अभी चाहिए। मैं 1 हफ्ते के भीतर हिसाब चुकता कर दूंगा। इसके बाद मैं तुम्हें ब्याज समेत वापस कर दूंगा। सुनियांग सुनते ही समझ गया कि यह लड़का निश्चित रूप से एक जुआरी है जो इस चीज के साथ अजीब हरकतें कर रहा है। ये चीज, माता पिता भी इसे बेच सकते हैं। मैं अभी भी हिसाब चुकता करने का सपना देख रहा हूं। देखो अगर मैं तुम्हें मौत के घाट न उतार दूं। जल्द ही एक बड़ा अमाउंट आ गया। जब मुझे पैसे मिले तो मैं मुड़कर एंजल होटल चला गया। हालांकि पहले भी कई वेयरहाउस खाली किए जा चुके थे, लेकिन वेयरहाउस में कोई गर्म खाना और गर्म व्यंजन नहीं थे। और मुझे याद है कि यह होटल आखिरी दिनों में काफी लंबे समय तक टिका रहा था। इसका स्ट्रक्चर भी मजबूत है। अगर आप यहां सेटल हो सके तो ये अच्छी चॉइस है। एक महिला जो खुद को मैनेजर बता रही थी तेजी से स्वागत करने आई। हेलो, मैं चिन शुआंग हूं। क्या आपको कोई मदद चाहिए? मैंने अपना मुंह खोला और कहा, मैं एक बड़ा बैंक्वेट बुक करना चाहता हूं। किन शुआंग की आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। उसने जल्दी से सिर हिलाया। मुझे इस तरह देखना जैसे किसी छिपे हुए अमीर आदमी को देख रही हो। मैंने कहा, मुझे यहां प्रति टेबल 50 और 100 टेबल चाहिए। इंटरनेट पर 100 और 00 के स्पेसिफिकेशंस भी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह फाइल इतनी हाई होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ग्रेड इतना ऊंचा होगा। मैंने 100 युआन का लेवल सेट किया, 500 डिपॉजिट एडवांस में दे दिया और फाइनल पेमेंट 1 हफ्ते में सेटल हो जाएगा। चिन शुआंग आसानी से मान गई। वास्तव में लागत 5 युआन है। वो साफ तौर पर इस मौके का फायदा उठाकर संबंध बनाना चाहती है। उसने अचानक दबी हुई आवाज में पूछा, क्या आप शादी की किसी खुशी के मौके के लिए ऐसा कर रहे हैं? वैसे भी मेरे लिए परमानेंट रेजिडेंस के लिए एक प्रेसिडेंशियल स्वीट खोलने में मदद करें। मैं अच्छे मूड में वहां से निकल गया। ये वाकई 1 युआन का एक कॉस्ट इफेक्टिव बैंक्वेट है। 500 युआन का डिपॉजिट हो गया है। जहां तक फाइनल पेमेंट की बात है, दुनिया के अंत का आने का इंतजार करो। एक बर्फ का टुकड़ा 100 मिलियन का हो सकता है। इसकी परवाह कौन करता है? मैं अभी अभी लिनियानी और सुनियांग को छोड़कर आया था, इसीलिए मैं चुपके से मैनेजर के पास पूछताछ करने गया। उस आदमी ने अभी क्या किया? उस जेंटलमैन ने 10,000 का बैंक्वेट ऑर्डर किया है। दोनों दंग रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास इतने पैसे कहां से आए? जब तक मैनेजर चिन शुआंग ने पेमेंट रिकॉर्ड नहीं दिखाया, उन्हें विश्वास करना पड़ा। एलन वास्तव में एक छिपा हुआ अमीर सेकंड जनरेशन लड़का है। लिनियानी को अचानक बेहद खुशी महसूस हुई। अब सच में किस्मत चमकने वाली है। एक अमीर पत्नी की जिंदगी बस आने ही वाली है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की अच्छी चीज सामने आएगी। कंपटीशन कम हो जाएगा। वो कुत्ता जो कभी खुद के प्रति वफादार था। जब लिनियानी दिवा स्वप्न देख रही थी, तब तक मैंने अपने हाथ में मौजूद पैसों का हिसाब लगाना शुरू कर दिया था। अभी के डिपॉजिट को हटा दें तो 10,000 दिन बचे हैं। हालांकि पहले भी बहुत सारी खरीदारी की गई थी, लेकिन हीटिंग इक्विपमेंट और आइस मशीन जैसी बहुत सी जरूरी चीजें सुपरमार्केट में बिल्कुल नहीं थीं। भले ही आप केवल डिपॉजिट का भुगतान करें, लेकिन अब पैसा काफी नहीं है। लेकिन जल्द ही मुझे फिर से एक आइडिया आया। वैसे भी अंत आने वाला है। इस समय बेरी प्लेटफॉर्म का फायदा और कब तक उठाया जाएगा? अगले 2.5 घंटे तक मैं विभिन्न लैंडिंग और कंजम्पशन प्लेटफॉर्म्स पर हाथ आजमाता रहा। एक ही बार में रियल नेम ऑथेंटिकेट किया। मार्केट में जो भी अप्लाई किया जा सकता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग उन सभी को रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ केवल एक ही सिद्धांत है, जब तक प्लेटफॉर्म देने की हिम्मत करता है, मैं मांगने की हिम्मत करता हूँ। मेहनत रंग लाई। आखिरकार मैंने 100 युआन की वापसी की भरपाई कर ली। फंड्स अपनी जगह पर आ गए। मैंने जरूरी सप्लाईज की तलाश शुरू कर दी।
मैंने एंथ्रासाइट आइस मेकर और बड़ी मात्रा में बर्फ का ऑर्डर दिया, कुछ ऐसा जो इन सुपरमार्केट्स में उपलब्ध नहीं है। मैंने उन सभी को ऑनलाइन बुक कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि अंत केवल अत्यधिक गर्मी नहीं है, इसके बाद एक कड़ाके की ठंड आएगी और आपको उससे गुजरना होगा। ये इस बात से देखा जा सकता है कि गर्म और ठंडा रखने के लिए पर्याप्त चीजें हैं या नहीं। मैंने 300 युआन के डिपॉजिट के साथ 10 टन एंथ्रासाइट का ऑर्डर दिया। इसके बाद स्थानीय बर्फ कारखाने से संपर्क किया। मैं व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी डील पर बातचीत करने की योजना बना रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बस नीचे ही जाऊंगा। मेरी भिड़ंत भूतिया लिन्यान और उसकी सबसे अच्छी सहेली शाओ जिया से हो गई। पिछला जीवन, ये शाओ जियाजी है जो मेरे पीछे मेरे बारे में बुरा बोलती रहती है। तुम्हारी मूर्ख लिन्यानी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। इन दोनों रोगों को देखकर मेरा मूड अचानक खराब हो गया। लिन्यानी इस बार असामान्य थी। उसने लाल चेहरे के साथ मुझे रोक दिया, क्योंकि मुझे एक अमीर आदमी माना जाता था। वो मेरी इस सोने की बतख वाली शादी को पकड़कर रखने के लिए दृढ़ थी। ये देखकर कि मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, उसने और शाओ परिवार ने सोचा कि ये एक टेस्ट है। जल्दी से एक कार ली और पीछे हो लिए। मैं बर्फ के कारखाने पहुंचा, बॉस वू के साथ कुछ बातें की, फिर वो सीधे मुद्दे पर आ गया। 5 टन खाने वाली बर्फ जितनी जल्दी हो सके तैयार की जा सकती है। बॉस वू ने अपनी छाती ठोकी और 2.5 दिन का वादा किया। 200 प्रति टन, 10 लाख सब मिलाकर। मैंने सीधे अपना डिपॉजिट ट्रांसफर कर दिया। ये सहमति बनी कि इसे 2.5 दिन बाद निर्दिष्ट वेयरहाउस में डिलीवर कर दिया जाएगा, फिर फाइनल पेमेंट सेटल कर लिया जाएगा। बॉस वो आसानी से मान गए। प्राइस पर बातचीत भी की जा सकती है। लिन्यानी और पीछा करने वाले दोनों एक ही तरफ थे। जब उन्हें पता चला कि मैंने 100 युआन की बर्फ खरीदी है तो वे इतने हैरान रह गए कि उनका जबड़ा फटने को था। अब उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि शाओ आउन निश्चित रूप से एक असली अमीर आदमी है। जरूरी मटेरियल्स तैयार करने के बाद मैं अपना ख्याल रखने के लिए एक हाई एंड रेस्टोरेंट में आ गया। मेन्यू पलटते समय उनके शेफ की एक रैंडम डिश देखने के लिए कॉम्पिटिशन सा था, जिसकी कीमत 150 रुपए थी। वेटर ने इंट्रोड्यूस किया कि यह शेफ द्वारा उसी पल की इंस्पिरेशन के आधार पर तैयार की गई डिश है। शेफ क्या बनाता है ये उसके मूड पे डिपेंड करता है। मुझे ये दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने एक डिश ऑर्डर कर दी। कुछ देर बाद प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए एक लेडी खुद खाना लेकर आई। मुझे पता चला कि वही शेफ हैं। मेरा दिल दहल गया, भला वो यहाँ कैसे हो सकती हैं? हे भगवान, शेफ इशवान। लेट एंड टाइम्स में वो अपनी अजीब कुकिंग स्किल्स के लिए जानी जाती हैं, जो सड़ी गली चीजों को भी बेहतरीन बना देती हैं। कहा जाता है कि उसकी बनाई डिशेस के टेम्पटेशन को कोई नहीं रोक सकता। वे कौन सी डिशेस थीं? वे सभी ज़ॉम्बीज के म्यूटेटेड मटेरियल से बनी थी, जो बेहद टॉक्सिक थीं। अगर आप इसे खा लें तो आपकी मौत पक्की है। मेरा हैरान चेहरा देखकर येवेर के मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। मुझे डर है कि मेरी जैसी बड़ी ब्यूटी तुम्हें जहर न दे दे। मैं होश में आया और अपने सामने रखे स्टेक का मजा लेने लगा। यह अभी दुनिया का अंत नहीं था, इसलिए मैंने उससे अपने लिए खाना बनवाने की हिम्मत की। भविष्य में तो मैं इसे छूने की हिम्मत नहीं करूंगा। खाने पीने के बाद मैंने महान लेजेंडरी सेंचुरी बार को चेकआउट करने का मन किया। मर्चेंट्स ऑफिस में एक फेमस गोल्ड विंडो है। कई अमीर बच्चे बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन शायद मजा नहीं ले पाते। वो दिन नजदीक आ रहा है, इसलिए शहर की समृद्धि का अनुभव करने का यह शायद मेरा आखिरी मौका है। बार में मेरे बगल में बैठी एक लड़की अपना दुख कम करने के लिए ड्रिंक कर रही थी। उसने कहा कि इस कम बार ने उसका दिल तोड़ दिया है। मैंने अभी कुछ ही गिलास पिए थे कि वो अपने लाल गालों के साथ मेरी तरफ झुकी। हैंडसम गाय, क्या तुम सिंगल हो? अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लिन्यानी और शाओजिया फिर से भूत की तरह आ टपके। मैंने देखा कि वे इसी तरफ आ रहे हैं। मैं उस ब्यूटी को लेकर सेकंड फ्लोर की तरफ भागा और एक खाली डबल बेडरूम में छिप गया। दरवाजे के पीछे से कुंडी लगा दी। यूनियन की मूवमेंट्स थोड़ी अजीब थीं। शाई से कहा कि उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने उसके चेहरे पर थपकी थपाई। तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, मेरी बात होश से सुनो। इन दिनों बाहर ना निकलने की कोशिश करना। माइटी कंट्री ऑर्डर फूड, मैं उसे रिजेक्ट करने की बात कुछ हद तक भूल गया हूं। दरवाजे के बाहर खड़े दोनों लोगों का पोस्टर देखकर लग रहा था कि आज रात कोई चांस नहीं मिल सकता। 2.5 दिन बाद मेरे द्वारा ऑर्डर की गई सारी सप्लाईज एक एक करके डेजिग्नेटेड वेयरहाउस में डिलीवर कर दी गई। लिन्यानी, ज़ियाओजिया और सुनहाओ भी खबर सुनकर वहां पहुंच गए। जब उन्होंने ग्रीन टाउन होटल द्वारा भेजे गए ड्राई टेबल बैंक्वेट, मौके पर बिछाया गया रेड कारपेट और सावधानी से अरेंज की गई रस्मों को देखा तो लिनीचा सपने देखने लगी। उसे पूरा यकीन था कि मैंने इतनी बड़ी तैयारी सिर्फ उसे प्रपोज करने के लिए की है। वो मेरे पास आई और पूछा, जोरन, तुम इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहे हो? मैंने उसे एक ठंडा लुक दिया। मैं तुम्हें सामान मूव करने में मदद करने के बाद बताऊंगा। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या मजाक है, मैं वो हूं जो एक अमीर पत्नी बनना चाहती हूं, तुम मुझसे ऐसा रफ काम कैसे करवा सकते हो? साइड में खड़ी शाओजिया ने दबी आवाज में याद दिलाया, ये निश्चित रूप से एक टेस्ट है, देखो कि तुम कठिनाई बर्दाश्त कर सकती हो या नहीं। वो अमीर पत्नी बनने के लायक नहीं है। आया ने ऐसा कहा और यानी तुरंत एनर्जेटिक हो गई। मैं उस तरह की नखरेबाज औरत नहीं हूं। उसने अपने दांत पीछे और सप्लाईज को मूव करना शुरू कर दिया। मैं मन ही मन खुश था। अमीर पत्नी बनने का इंतजार करो, बस उसके सारे पैसे अपने हाथों में ले लो। श्याओ परिवार भी मदद के लिए आगे आ गया। उनके चेहरे लाल हो गए थे और आंखें थकी हुई थीं। उसने चुपके से एक छोटा सा कैलकुलेशन किया। भले ही आप एक अच्छे इंसान ना बन सके, लेकिन पीने के लिए सूप का एक छोटा सा घूंट तो मिल ही सकता है।
इतना मुफ्त का लेबर देखकर स्वाभाविक रूप से मुझे खुशी हुई। इतनी सप्लाईज थी कि अगर होटल और मैन्युफैक्चरर अपने लोग भी भेजते तो भी उन्हें मूव करने में काफी समय लगता। आखिरकार सब कुछ स्टोरेज में चला गया। इस पूरे समय के दौरान लिनियानी ने चावल का एक दाना भी नहीं खाया। ये सब सिर्फ एक अमीर पत्नी बनने के जुनून के दम पर हुआ। श्याओजिया का थका हुआ चेहरा नीला पड़ गया था। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर हाँप रही थी। इस कमीने ने हमसे इतना भारी सामान उठवाया। बर्फ के टुकड़े एक बॉक्स में 10 शून्य युआन के हैं। टेस्ट अब खत्म हो जाना चाहिए। अब सभी के लिए ये अनाउंस कर देना चाहिए कि दुल्हन कौन है। अब उन अमीर गेस्ट्स के सामने आने का भी समय आ गया है। मैंने हर असली पोर्टर को 10 शून्य युआन के रेड एनवेलप दिए। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 1 सप्ताह के भीतर फाइनल पेमेंट सेटल कर दूंगा। तभी लिनियानी डोर फ्रेम को पकड़े हुए लड़खड़ाते हुए आई और उम्मीद के साथ जोएल रन से पूछने लगी, क्या तुम्हारे पास अब मुझसे कहने के लिए कुछ है? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसके लिए कोई पेमेंट नहीं है। तुम जा सकती हो। लिनियानी पूरी तरह पैनिक हो गई। मजाक मत करो, कोई सरप्राइज जरूर होगा ना। तुम गेस्ट्स को बाहर आने के लिए कहो। हम शादी करके एक अच्छी लाइफ जिएंगे। मैंने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। असल में मुझ पर बहुत कर्ज है, घर भी बिक चुका है। क्या तुम अब भी इस तरह मेरे साथ चलने को तैयार हो? 10,000 के बैंक्वेट में जाना नामुमकिन है। रेस्टोरेंट्स में तुम्हारे हजारों खर्च होते हैं। तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? मेरा लहजा बिल्कुल फ्लैट था। वो एक बड़े बॉस हैं जो चैरिटी बैंक्वेट करना चाहते हैं। अंत में उन्हें अफ्रीका ट्रांसपोर्ट किया जाना था। मैं बस डॉकिंग में मदद कर रहा हूं। बात खत्म होते ही वेयरहाउस में सन्नाटा छा गया। मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद लिनियानी पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके चेहरे का लालच अब छिप नहीं सकता था। वे अपने हाथ पांव चलाते हुए मेरे ऊपर झपटी। तुम कमीने, मुझे धोखा देते रहे। जुआन, तुम बिल्कुल भी रिच सेकंड जनरेशन नहीं हो। मुझसे दोबारा शादी करने की सोचना भी मत। ये सुनकर मेरा चेहरा नफरत से भर गया। तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। तुम्हारी जैसी चीज से मैं सच में दोबारा नहीं मिलना चाहता। इस तरह लिनियानी ने अपने कड़े शब्द कहे और गुस्से में चली गई। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वेट करो एंड आने का, तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर मैं मुड़ा और लोहे का दरवाजा लॉक कर दिया। अपना हाथ उठाकर स्पेस एबिलिटी को एक्टिवेट किया और वेयरहाउस का सारा मटेरियल स्टोर कर लिया। अब बस एंड आने का इंतजार है। 3 दिन का समय आया। हेयानी, श्याओ परिवार और वांग भाई तीनों पूरे दिन आपस में मिले रहे और मैं जल्दी ही प्रेसिडेंशियल सूट में पहुंच गया। पिछले जीवन में लिनियानी और मैं एक अंडरग्राउंड गुफा में छिपे थे। बस इस अत्यधिक गर्मी वाले प्रलय से बचने का एक मौका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे छोड़ने के बाद वे वास्तव में यहां तक आ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि पुराना और नया बदला एक साथ साफ हो गया है। ठीक उसी समय जब दोनों चिपके हुए थे, आसमान में चांद अचानक एक तेज एनर्जी से एंटर हुआ। टेम्परेचर भी तेजी से बढ़ा। पलक झपकते ही कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। वे रोते चिल्लाते होटल की तरफ वापस भागे। अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि चांद की रोशनी इतनी गर्म है? नहीं, ये मुझे जान से मार रही है। तुम होटल वापस आ सकते हो। वे तीनों अभी भी इतने गर्म थे जैसे फटने वाले हों। यहां तक कि दूर रखे फिश टैंक को भी नहीं बख्शा गया। वे ठंडे पानी से खुद को शांत करने के लिए अंदर भागे। पीछे सुन यांग को देखो, इस समय वो लगभग आधा पक चुका है। छोटे भाई ने चोट चेक करने के लिए कदम आगे बढ़ाया और अचानक चौंक गया। भाई यांग, आप हर्ट हुए हैं, जल्दी से हॉस्पिटल जाकर दिखाइए। ये सुनते ही सुनयांग ने तुरंत अपने सबॉर्डिनेट को कॉल किया। शाओ से लेने के लिए होटल की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही कार गैराज से बाहर निकली, एक चका चौंधियाती व्हाइट लाइट से आंखें चौंधिया गईं। कार अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसके टायर्स फट गए। शाओ ने जल्दी से कार से उतरकर चेक किया। आखिर चल क्या रहा है? ये इतना गर्म है कि फट रहा है। क्या बकवास है। वो सुनयांग को वापस कॉल करने ही वाला था कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन किसे पता था कि पैरों के नीचे के जूते जमीन को छूते ही पल भर में भाप बन जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ने के कारण वे चारों खाने चित गिर पड़े। लेकिन जब वे उठना चाहते हैं, तब तक सेयान के फोन के दूसरे एंड पर बहुत देर हो चुकी थी। फिर बारबेक्यू के चटकने जैसी आवाज आई। इस पल में शाओ पूरी तरह से जलकर चार हो गया और पूरी तरह इवेपोरेट हो गया। इसी बीच में प्रेसिडेंशियल सूट में आराम से लेटा हुआ था। यहां न केवल सबसे पावरफुल एयर कंडीशनिंग है, बल्कि एक बड़ा पूल भी है। गर्मी की बिल्कुल चिंता नहीं है। अगले दिन रांगू में एवरेज आउटडोर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था और ग्राउंड टेम्परेचर एक भयानक 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये लगभग ऐसी स्थिति बन गई थी कि बाहर निकलते ही मौत तय थी। म्यूनिसिपल पावर सेंटर भारी लोड को बर्दाश्त नहीं कर सका और पल भर में ब्लास्ट हो गया। नतीजा ये हुआ कि पूरे शहर की बिजली कट गई। एयर कंडीशनर के कूलिंग सपोर्ट के बिना इंडोर टेम्परेचर तेजी से 4 डिग्री तक बढ़ गया। भले ही वे नग्न थे, फिर भी सभी लोग पसीने से तरबतर थे। क्या किया जाए? इस तरह चलते रहने से देर सवेर आपकी गर्मी से मौत हो जाएगी। अचानक लिनियानी को कुछ याद आया। मुझे याद है, एंजल होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक पूल है, हम जाकर उस पर कब्जा कर सकते हैं।
पिक्चर बदली और मैं पहले से ही पूल में खुद को कूल कर रहा हूँ। ये ना केवल वर्टिकल एयर कंडीशनिंग और एनर्जी सप्लाई के लिए बड़ी बैटरियों से लैस है, बल्कि कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आइस क्यूब्स भी रखे गए हैं। सोफे पर बैठकर साल के लिट का आनंद लेना बेहद कंफर्टेबल है। इस बीच मैंने होटल द्वारा तैयार किया गया बहुत सा खाना भी निकाल लिया। दिन के पहले दिन क्विक मील लेना अच्छा है। जैसे ही मैं अपने खाने का आनंद लेने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। पल भर में ठंडी हवा बाहर आ गई। ठंडक महसूस कर तानियांग तो लगभग इसमें डूब ही गया। ये बहुत कंफर्टेबल है। एक आवाज आई। सोना ने पूल, आइस क्यूब्स और खाना देखा तो अचानक उसकी आंखें चमक उठी। बड़े भाई, इसे देखो, बहुत सारी चीजें हैं। जब वो घर पहुंचा तो उसने और भी ज्यादा कोसा। मास्टर, हम सब गर्मी से मर रहे हैं, तुम यहाँ अकेले इसके मजे क्यों ले रहे हो? ये सही बात नहीं है, तुम बहुत सेल्फिश हो। जल्दी से इस कमरे को खाली करो बेटे। आल्जो ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। मास्टर, अब वो समय आ गया है कि तुम मुझसे लिया हुआ उधार वापस करो। मुझे ये कमरा दे दो, बस अगले कुछ दिनों के लिए अपना इंटरेस्ट ब्याज चुका दो। ये देखकर कि सोनियांग अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, मैंने अपनी गन निकाली और एक शॉट फायर कर दिया। सोनियांग का चेहरा इस अविश्वास से भर गया था कि उसे गोली लग चुकी है। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम मर जाओगे। बाकी लोग तुरंत डर गए। इसके पास सच में एक गन है, इस लड़के को ये कहां से मिली? रिन बहुत रूथलेस है, तुम डर जाओगे तो मैं भी सॉफ्ट पड़ जाऊंगा। लेकिन ये अंत नहीं था। मैंने सोनियांग को फिर से गोली मार दी। अगर बाहर निकलना है तो यहां से दफा हो जाओ, बहुत बकवास हो गई। अगर अभी मरना चाहते हो तो मैं 3 तक गिनता हूं। और अगले ही सेकंड सोनियांग रेंगता और घिसटता हुआ वहां से भाग निकला। अप्रत्याशित रूप से जब वे हॉल में पहुंचे तो उनकी मुलाकात जेन यू और बाकी लोगों से हुई। कुछ लोगों ने आग में घी डालने का काम किया। मैंने हॉल में मौजूद लोगों को बताया कि मेरे पास सप्लाईज हैं। जल्दी सब कोई प्रेसिडेंशियल स्वीट की तरफ दौड़ पड़े और कयामत के दिन का नाम लेकर सब कुछ रीजनेबली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करने लगे। असल में वे सब मेरी सप्लाईज लूटना चाहते थे। ज्यादा समय नहीं लगा, मैंने फिर से दरवाजा खोला। घर के अंदर का एयर कंडीशनिंग देखकर हर किसी के चेहरे पर लालच की चमक आ गई। युवा आदमी, हम यहाँ तुमसे कुछ डिस्कस करने आए हैं। तुम देख रहे हो कि ये संकट का समय है। पूरे होटल में सिर्फ तुम्हारे पास एयर कंडीशनिंग है। क्या तुम हमें अंदर आकर खुद को कूल करने की इजाजत दे सकते हो? युवाओं को बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्यार करना जानना चाहिए। तुम एक टैलेंट हो, निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान हो जो उत्साही और हेल्पफुल है। इसी समय एक बच्चे ने चारों तरफ देखा जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। अचानक उसकी नजर मेरी टेबल पर रखे फ्राइड चिकन पर पड़ी। फिर वो पागलों की तरह घर के अंदर भागा। मैंने कदम आगे बढ़ाया और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। अपने बच्चों को संभाल कर रखो, वरना मुझे तुम्हें अच्छे से डिसिप्लिन सिखाने में मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे ऐसा करते देख हर किसी ने पल भर में अपना आपा खो दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बहुत ज्यादा है। इस तरह का इंसान इस कमरे में रहने के लायक नहीं है। इसे बाहर निकालो। तभी गन शॉट्स की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत शांत हो गए। मैं अकेला हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक ही है। क्या तुम आजमाना चाहते हो कि कौन ज्यादा तेज भागता है? हर कोई पल भर में गायब हो गया और बेइज्जती करवाकर फर्स्ट फ्लोर के हॉल में वापस लौट आया। लेकिन बात यहां यह है कि उसी समय वो रेस्क्यू, जिसके लिए हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था, अंदर आ गया। मैंने कार को एंजल होटल के सामने पार्क होते देखा। हर कोई बेहद खुश था। बहुत बढ़िया, वे आखिरकार यहां आ गए। जब कार से आर्म्ड पर्सनल बाहर निकले तो उन्होंने सबको रास्ते से हटने के लिए कहा। क्या एकेडमिशियन लिन फैंग यहां है? इस समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ। मैं रेस्क्यू टीम से हूं। अपना इंसुलेटिंग क्लोथिंग पहनो और हमारे साथ चलो। ये सुनकर भीड़ में तुरंत विस्फोट हो गया। क्या तुम लोग हमें बचाने नहीं आए हो? तुम अकेले उसे नहीं बचा सकते। स्टाफ ने आश्वासन दिया। ऑफिशियल्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुबह का तड़के का समय दिन का सबसे कम टेम्परेचर का समय होता है। तुम लोग आज रात को स्वयं बेस पर जा सकते हो। ये स्क्वायर सबसे नजदीकी रेस्क्यू पॉइंट है। ये सुनकर हर कोई मुस्कुराया। ऐसा लगा कि सच में कोई उम्मीद है। लेकिन इसी पल वांग बाओ दौड़ता हुआ बाहर आया। वैंग ग्रुप से कौन है? मेरे लिए थर्मल इंसुलेशन सूट लेकर आओ, मैं अभी जा रहा हूं। ये देखकर रेस्क्यू टीम ने तुरंत उसे काबू में कर लिया। मिशन ली लिंग फैंग हमारे जियोलॉजी एक्सपर्ट है। इस आपदा से निपटने के लिए उनका होना बेहद क्रूशियल है। कृपया हमारे मिशन में बाधा ना डालें। वांग बाओ जोर से चिल्लाया और जस्टिफिकेशन देने लगा। हजारों लोगों के बीच तुम्हारी क्या औकात है? मुझे मत बताओ कि तुम एक बेकार इंसान हो। मेरे लिए वो इंसुलेशन सूट छीन लो। कितना बेवकूफ है। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने किसी को गन के साथ नहीं देखा? जैसे ही रेस्क्यू टीम जाने वाली थी, लिनियानी ने अचानक उन्हें रोक लिया। रुको एक मिनट, हमारे ऊपर एक जानलेवा मर्डरस मेनियक है। उसने कई लोगों को मार डाला है। उसने अभी हमें लगभग मार ही दिया था। उस कातिल के हाथ में अभी भी गन है। कुछ ही देर में ऊपर गए लोगों ने भी मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ऊपर के लोग भयानक हैं, उस जानलेवा कातिल को मत जाने दो। जिस रेस्क्यूअर को अभी रोका गया था उसने इस समय अपना हुड हटा दिया। अपने टीममेट्स के मना करने के बावजूद वो वहीं रुक गया। तुम लोग पहले एकेडमिशन को लेकर निकलो, मैं यहाँ का मामला निपटाने के बाद तुमसे मिलूंगा। फिर उसने अपना हथियार उठाया और ऊपर की तरफ चल दिया। मुझे देखने दो कि तुम कहां से आते हो। ये स्थिति देखकर लिनियानी मन ही मन मुस्कुराने लगी और शाओ रेन के मारे जाने का इंतजार करने लगी। मैं उस कमरे में रहकर रेस्क्यू का इंतजार कर सकती हूँ। इस समय तक रेस्क्यूअर पहले ही कॉरिडोर के बीच में आ चुका था। उसने अचानक कुछ संदेह के साथ अपने सामने के सीन को देखा। मैंने दरवाजा खोला, एक टीयर गैस फायर की गई और उसने रिएक्ट किया। बहुत देर हो चुकी थी, गैस ने उसे रुला दिया। ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं है, उसने तुरंत पीछे हटने की तैयारी की, लेकिन मैं इस समय पहले ही उसके पीछे था। एक गनशॉट की आवाज गूंजी। जब रेस्क्यूअर दोबारा होश में आया तो उसे पूरे शरीर में बस ठंडक महसूस हो रही थी। ये बहुत कंफर्टेबल था और मैं पहले ही उसकी पहचान का पता लगा चुका था। वू योंग स्पेशल फोर्सेस का डेप्यूटी कैप्टन है। चूंकि तुम जाग गए हो तो चलो बात करते हैं। उसने कुछ पछतावे के साथ चारों तरफ देखा। तुम कौन हो? गन और गाड़ियां कहां से आईं? फिर मैंने पूछा। चूंकि ऑफिशियल्स ने एक रेस्क्यू पॉइंट सेट किया है, ये प्लान है कि रेजिडेंट्स कल सुबह तड़के ही अपने दम पर जाएंगे। ये सुनकर वू योंग हैरान रह गया। तुम्हें ये कैसे पता? उसे पूरा यकीन था कि वो और मैं पहली बार मिल रहे हैं। ये देखकर मैं तुरंत समझ गया कि स्थिति पिछले जीवन की तरह है। मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस उससे कहा
कहा, हालांकि सुबह के समय टेम्परेचर काफी कम होगा, लेकिन चांद की रोशनी में 10 मिनट से ज्यादा रहने पर तुम बेहोश हो जाओगे। रेस्क्यू पॉइंट के रास्ते में कई लोग मारे जाएंगे। वू योंग थोड़ा परेशान लग रहा था। हम भी इस बारे में क्लियर है, लेकिन बहुत से लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। रेजिडेंट्स केवल कल सुबह तड़के ही अपने दम पर जा सकते हैं। रेस्क्यू पॉइंट, मैंने उससे कहा, वास्तव में रजाई और मोटे सूती कपड़े भी इंसुलेशन का काम करते हैं। जब तक आप गिरते नहीं हैं तो इसे सर्वाइवल रेट में सुधार होना चाहिए। फिर मैंने उस रस्सी को काट दिया जिससे वो बंधा हुआ था। वू योंग थोड़ा उलझन में था। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें निपटने के लिए मदद बुलाऊंगा? डर किस बात का? तुम पहले ऊपर देखो कि वो क्या है। वू योंग की सांसें थम गई। मैंने फेशियल रिकग्निशन वाली संतरी मशीन गन देखी जो अलर्ट पर है। हाँ, ये चीजें कहां से आई? कहा जाता है कि ये मिडिल ईस्ट से है। तुम्हें इसके लॉन्च होने के बाद मेरे अलावा इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। कमरे में कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन अब बात यह है कि आपके पास शायद मुझे परेशान करने का समय नहीं है। जल्द ही वू योंग वहां से चला गया। उसने नीचे के लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करना खत्म कर दिया। रजाई से इंसुलेशन करने के तरीके का इस्तेमाल करने के बाद वो बिना पीछे मुड़े चला गया। वांग बाओ गुस्से में उछल पड़ा। यांग, तुम कोई कायर हो या कुछ? तुमने अभी कुछ क्यों नहीं किया? लुआन सही कह रहा है। वो गुस्से में चला गया। इस समय साइड में खड़े लंबे बालों वाले आदमी से अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। टॉप डॉग, हम उसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? गुस्से को दबा दिया गया और ऑफिशियल्स ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। और ऑर्डर रिस्टोर होने के बाद उसे ऊपर के अपने रिलायंस के बारे में भी इस्तेमाल करना होगा। ये सुनकर मैं अपनी स्पीचलेसनेस को नहीं रोक सका। मुसीबत का समय आ गया है और ये इसलिए है क्योंकि तुम वास्तव में ऑर्डर रिस्टोर करना चाहते हो। मुझे नीचे आते देखकर उसके चेहरे पर अचानक डर छा गया। जोन, तुम नीचे क्यों आए? मैं ठीक हूं, बस तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूं। फिर मैंने एक आइस क्यूब निकाला। आइस क्यूब्स? दोनों पल भर में इमोशनल हो गए। लंबे बालों वाले आदमी ने उत्साह में चिल्लाकर कहा, आइस क्यूब्स ही आइस क्यूब्स हैं बड़े भाई। उसके कमरे में और भी बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। अगर तुम उसे मार दोगे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। ये देखकर मैंने अपने हाथ में गन उठा ली। लंबे बालों वाला आदमी तुरंत सीधा हो गया। मसायू ने भी स्माइलिंग फेस बनाया। भाई हूं, उसके जैसा मत बनो। चलो ट्रेड के बारे में बात करते हैं। मेरी शर्तें मानने के बाद वो किसी खजाने की तरह आइस क्यूब्स को खा रहा था और चूस रहा था। ये बहुत कूल है। लंबे बालों वाले को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 3 दिनों से फंसा हुआ था। बर्फ को चूसना कितना कंफर्टेबल है। उस लड़के का कमरा कैसा दिखता होगा? शिनयू ने उससे कहा, पहले उस लड़के से प्रॉमिस करो, फिर उसे जान से मारने का कोई मौका ढूंढो, तब वो कमरा हमारा होगा। लेकिन इसी पल वांग बाओ गाली देता हुआ वहां पहुंच गया और उसने जेनांग यू पर एक लात मारी। ठीक है यू, तुम यहाँ वास्तव में आइस क्यूब्स छुपाए हुए थे। वो पीट रहा था और गाली दे रहा था और साथ ही कह रहा था कि अगली बार कोई अच्छी चीज हुई और तुमने खुद आगे बढ़कर इसे नहीं सौंपा तो तुम खत्म हो। फिर वांग बाओ ने आइस क्यूब्स छीन लिए और उन्हें खा लिया। यहां तक कि इंस्टेंट नूडल्स भी लगभग खत्म होने वाले हैं। अगर कोई रेस्क्यू नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे। वांग बाओ, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये देखकर जेन यू ने पलटकर जवाब देने की हिम्मत की। वांग बाओ ने तुरंत गाली दी। मेरा मुंह देखो, लाओ केनी ने किया। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं। क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? अगले ही सेकंड उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रिज अपनी जगह पर आ गया। चेन, तुमने सीधे उसे गोली मार दी। यूरेन सही कह रहा है। ये पहले से ही मुसीबत का समय है। तुम शांति से आराम कर सकते हो। फिर उसने अपने पीछे खड़े सभी लोगों से कहा कि अब से इस जगह पर मेरा फैसला ही आखिरी होगा। बाकी लोग या तो रेस्क्यू पॉइंट पर जाएं या यहीं मर जाएं। इशवान बेहद हैरान था। क्या वो राजा बनने जा रहा है? और ये सब मेरी आंखों के सामने था। ऐसा लगता है कि मेरे शब्दों ने काम किया है। चूंकि तुम पिछले जीवन में यहाँ के बॉस थे, अगर मैं इस जीवन की प्रोसेस को तेज कर दूं तो क्या तुम्हारा मौका समय से पहले आ जाएगा? जल्द ही जाओ जाओ। और लिनियानी घुटनों के बल बैठ गए और पानी की भीख मांगने लगे। मुझे पानी की एक बोतल दे दो, बस मुझे दे दो। तुम जो भी करने को कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। यू के पीने के बाद इंतजार करो। उसने बची हुई बर्फ का पानी उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। अगर तुम्हें बर्फ का पानी चाहिए तो मेरे पीछे आओ। मैं तुमसे जो भी करने को कहूंगा तुम्हें वो करना होगा।